दर्द का रिश्ता होता है। जैसे आप हैं, आपका बेटा भी बिल्कुल वैसे ही होगा। जैसे आपने अपनी माँ को ठोकर मार दी थी, उसी तरह आपका बेटा आपको भी ठोकर मार देगा। लेकिन मेरे दिल को उस दिन तसल्ली मिलेगी जिस दिन मैं अमरनाथ को रोते हुए देखूंगी। बदलते वक्त के साथ हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होगा भाई साहब कि भले ही हम वैभव को वापस ला सके या ना ला सके, वैभव को वापस आने के लिए सुरभि की वजह से ही मजबूर होना पड़ सकता है। हाँ, लेकिन पैसों में भी बहुत ताकत होती है जो आप जैसे लोगों को बिकने पर मजबूर कर देती है। और आप तो वैसे ही बाकेलाल हैं। बाकेलाल पैसे के लिए बड़े बड़े महारथी भी नौकरी बजाया करते हैं। कालरा साहब, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? शायद थोड़े से पैसों की वजह से आपका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए आप इतना तंग कर बात कर रहे हैं। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मैं अमरनाथ नहीं, मैं कालरा हूं। यही तो मैं आपसे कह रहा था कालरा साहब कि मैं अमरनाथ नहीं हूं, बांकेलाल शर्मा हूं अपने हिसाब से। बस इसी बात को आपको याद रखना है कि आप बाकेलाल हैं, जो कल तक अमरनाथ की नौकरी बजाया करते थे और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। होश में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। खैर, चलता हूं, कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मिलते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा। कालरा साहब, कितने भोले हैं आप। आपको सांप और केकड़े के बीच फर्क करना भी नहीं आता, इसीलिए तो अनजाने में आपने सांप के बिल में हाथ दे दिया है। आपके कहे हुए शब्द आपको ही भारी पड़ेंगे। अपने हिसाब से। भावना, मैं जानता हूं तुम सुरभि को लेकर कितना दुखी हो। परेशान तो मैं भी। जो जहां पर रहे खुशहाल रहे तो दिल पर बोझ नहीं रहता, लेकिन आज सुरभि की जिंदगी के बारे में सोचती हूँ तो चिंता होने लगती है। कैसे संवरेगी उसकी जिंदगी, क्या होगा उसकी जिंदगी का। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा भावना। मैं जानता हूं कि वैभव के घर छोड़कर जाने का बहाना सुरभि बनी, लेकिन ये अमरनाथ के कर्म है जो उसके सामने आ रहे हैं। घर का इकलौता बेटा घर को छोड़कर चला गया है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। सही कह रहे आप। अमरनाथ ने जो बोया वही काट रहे, लेकिन इसमें हमारी सुरभि का क्या कसूर है। उसे किस बात की सजा मिल रही है। उस घर में रहकर उसके चेहरे पे मुस्कान तो नहीं होगी ना। अपने ही आंसुओं में डूबकर वक्त गुजार रही होगी, और हमारी मजबूरी ये है कि हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते। भावना, एक सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि पुलिस के सामने ये बात आ चुकी है कि वैभव और सुरभि की शादी हुई, और अब जब तक इस बात का निपटारा नहीं हो जाता, वैभव उस शिखा से शादी नहीं कर सकता। सही कह रहे आप। बस यही बात कहकर खुद को तसल्ली देनी
लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अनजाने में ही सही, लेकिन सुरभि उस भंवर में फंस गई। सब तकदीर का खेल है भावना। तकदीर ही हमें एक दूसरे के करीब लाती है। हम ये सोचते हैं कि दो दूर दूर रहने वाले लोग एक साथ कैसे मिल सकते हैं, लेकिन इसके पीछे नियति का हाथ होता है। तुम्हें पता है भावना, जिससे भी हम मिलते हैं उसके साथ हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ होता है, पर हम ये बात समझ नहीं पाते। इस बारे में मैंने एक बार माताजी से भी बात छेड़ी थी। एक बार चंदन माताजी के साथ बैठकर बात कर रहा था। क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। हाँ दादी माँ, खुश क्यों नहीं होगा जब आप हम लोगों के साथ हैं। एक बात कहूँ दादी माँ, जब मैं बाहर रहता हूँ तो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ, लेकिन जब मैं आपके सामने आता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। है, जब मैं अकेले में बैठी होती हूँ तो मुझे भी ऐसे ही विचार आए। मुझे लगता है कि तुम सबके साथ न जाने मेरा कौन सा रिश्ता है तो तुम सबके साथ जुड़ा हुआ है। मेरा रिश्ते की कौन सी डोर है जो इस तरह हमें प्यार के बंधन में बांध रही है, जबकि पहले तो कोई संबंध ही नहीं था। आप ठीक कह रही हैं माता जी। इसे दिल का रिश्ता कहें या फिर दर्द का रिश्ता, लेकिन रिश्ता तो है। अनजाने में ही आप मुझे मिली और आपके लिए मेरे दिल में वो आदर पैदा हुआ जो सिर्फ और सिर्फ एक माँ के लिए ही पैदा हो सकता है। हाँ बेटा, वैसे तो सारे रिश्ते सृष्टि रचाने वाला ही बांधता है सबकी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को अचानक पहली बार ही मिलो, वो अपना सा लगे और उसके साथ ये रिश्ता बढ़ता चला जाए। इसे कहते हैं जन्म जन्म के रिश्ते। हाँ दादी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मिलने के लिए तो हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा क्यों होता है जिससे मिलकर एक अपनापन सा महसूस होता है, एक लगाव सा महसूस होता है। इसी सवाल का जवाब सदियों से सब ढूंढते आए हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला किसी को। इस बारे में आप क्या सोचती हैं माता जी? हम इस घर की बात करें या फिर अपनी भावनाओं की? ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच मेरी माँ हैं। चंदन भी आपको दादी माँ सिर्फ कहता नहीं है बल्कि दिल से मानता है। और ये भावनाएं ऊपरी तौर की भावनाएं नहीं है, ये दिल से निकली हुई भावनाएं हैं। ये भावनाएं किसी खास के लिए ही क्यों पैदा होती? मुझे तो ऐसा लगता है बेटा कि जीवन और मरण जन्म जन्म का फेरा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि आत्मा अजर है, अमर है, शरीर नश्वर है। शरीर ही अपना चोला बदलता रहता है, जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है। तो इसका मतलब दादी माँ, आप ये कहना चाहती हैं कि जिसके साथ भी ये लगाव होता है उसके साथ हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है? लगता तो ऐसा ही है। जो सपने पिछले जन्म में पूरे ना हो वो अगले जन्म में पूरे हो जाते हैं, और जो संबंध होते हैं वो आगे अगले जन्मों में भी वही संबंध बने रहते हैं। मेरा तो यही विचार है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे तो ये लगता है कि ये पिछले जन्म का ही रिश्ता है जो तुम सबके साथ है, और वो ही इच्छाएं हैं जो पूरी हो रही हैं, जो कि मैं तुम सबके साथ हूँ, इतना प्यार पा रही हूँ, इतना कुछ तुम सबके साथ मिलन हो रहा है। ये पिछले जन्म की इच्छा नहीं होगी तो क्या होगी? पहले संबंध नहीं होंगे तो क्या होगी? आप ठीक कहती हैं माता जी। तुम सब ने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आदर दिया है जितना कि इस जीवन के परिवार वालों ने भी मुझे नहीं दिया। उनकी बातों में कितनी बड़ी सच्चाई थी भावना, और यही सच है
कभी कभी अनजाने में हम किसी के लिए कुछ कर जाते हैं, किसी के लिए मददगार बन जाते हैं, और कभी कभी हम चाह कर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते। यह सब नियति ही हमसे करवाती है भावना। ठीक कह रहे हैं आप। इसके अलावा और कहा भी क्या जा सकता है। नियति ही है जो सुरभि को उस घर तक लेके गई, नहीं तो सुरभि का कोई रिश्ता नहीं था दूर दूर तक। आज उस घर से भी हमारे रिश्ते खराब हो चुके हैं, क्योंकि जो हम चाहते थे हम वो नहीं कर पाए। अगर मैं माताजी को खुद उनके घर पर लेकर जाता, उन लोगों से मिलवाता, तो हमारे रिश्ते उन लोगों के साथ खराब नहीं होते। लेकिन माताजी के साथ हुए हादसे ने उस घर के साथ हमारे रिश्ते भी तोड़ के रख दिए। पापा, उसमें हमारी कोई गलती तो नहीं है ना? और हमारे रिश्ते टूटने की वजह ये नहीं है। हमारे रिश्ते टूटने की वजह तो वैभव है। अगर वैभव ने सुरभि को ठुकराकर घर नहीं छोड़ा होता तो वो लोग भी सुरभि को ठुकराने की बात नहीं करते, और हमारे रिश्ते इस तरह नहीं बिगड़ते। अब तो ये सोचना है बेटा, इस बिगड़े हुए रिश्तों को कैसे संभाला जाए। हमें सुरभि के लिए बिगड़े हुए रिश्तों को संभालने की कोशिश करनी होगी। काश दादी माँ हमारे साथ होती। वो खुद ही इस रिश्ते को टूटने नहीं देती। मैं तो दिन रात यही सोचता रहता हूं भावना, कि मैं माताजी को अपनी जिम्मेदारी पर अपने घर पर लेकर आया था, लेकिन मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। यहां तक कि माताजी को मारने वाले को मैं कोई सजा भी नहीं दे सका। मुझे आज तक नहीं मालूम कि वो शख्स कौन है। काश कि मुझे पता लग जाता कि वो शख्स कौन है। एक बुजुर्ग की हत्या करने वाले को मैं सजा जरूर देता। उसे सजा देकर भी क्या हासिल हो जाएगा पापा, जबकि असली गुनहगार तो बाकेलाल है। नैना, अब तुम रानी की तरह रहोगी। मैं दिखाऊंगा लोगों को मेरा रहन सहन, मेरा लाइफ स्टाइल। लोगों को मालूम तो पड़े कि मैं किस तेवर का आदमी हूं। हाँ, अभी तो दिखाने का वक्त आया है। किसी और को दिखाइए या ना दिखाइए, लेकिन अमरनाथ भाई साहब और केदारनाथ भाई साहब को दिखाना ही पड़ेगा। उन्हीं को तो दिखाने की बात कर रहा हूं नैना। उन्हीं का पैसा, उन्हीं की जमीन, उन्हीं की जायदाद। जब तक मैं उनके सामने टन कर खड़ा नहीं होऊंगा, जब तक वो छटपटाएंगे कैसे? वही छटपटाहट देखना चाहता हूं मैं उनकी, वही छटपटाहट है ना। मैंने गाड़ी तो बुक कर दी है, और कुछ दिनों में ये घर भी तुम्हारे नाम हो जाएगा। हमारे पास सब कुछ होगा, घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। हमारा ये मकसद नहीं था। हमारा मकसद ये था कि अपने बेटे बंटी की मौत का बदला ले, जिसे छोटी सी उम्र में इस दुनिया से जाना पड़ा। मैं कुछ नहीं भूला हूं, मैं कुछ नहीं भूला हूं नैना। मुझे सब याद है। कैसा गिड़गिड़ाया था मैं लोगों के सामने, कैसा गिड़गिड़ाया था मैं। भाई साहब, उसके इलाज के लिए पैसे दे दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा भाई साहब। मैं जिंदगी भर आप लोगों की गुलामी करूंगा भाई साहब। मैं जिंदगी भर आप लोगों की गुलामी करूंगा भाई साहब। भाई साहब बचा लीजिए मेरे बच्चे को भाई साहब। भाग्य, मेरी बात देखो भाग्य, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है जिससे हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम बहुत बुरी हालत में हैं। हम तो खुद कठिनाई से लड़ रहे हैं, तुम्हारी कठिनाई कैसे दूर कर सकते हैं भाग्य? तुम पैसे का बंदोबस्त कहीं और से कर लो।
प्लीज। भाई साहब, केदारनाथ, मेरी मदद कर दे केदारनाथ। भाई साहब प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज समझिए, प्लीज प्लीज। तुम देखती जाओ ना, एक तीर से 2 शिकार तो तुमने सुने होंगे, लेकिन एक तीर और कई शिकार तुमने कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन कालरा के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी आबाद करना चाहते थे आप। मेरी जिंदगी आबाद करने के नाम पर आपने अपने हाथों से मेरी खुशियों का गला घोट दिया। बरखा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? दर्द का रिश्ता होता है। लेकिन कालरा के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। कालरा मौके का फायदा उठाना जानता है, रंग बदलने में माहिर है वो। उसे भी अपना मत समझेगा आप। मालूम है नैना, मालूम है मुझे कि ये कालरा अपने आप को कुछ अलग ही समझता है, और मैं ये भी जानता हूं कि ये कालरा डबल ढोलकी है, दोनों तरफ से बजने वाली। बांकेलाल शर्मा इस कालरा की खाल को ऐसा पीटेगा, ऐसा पीटेगा, अगर वो डबल ढोलकी है ना, बांकेलाल शर्मा 2 मुंह सांप है, जो एक मुंह से डसेगा और दूसरे मुंह से अपनी हिफाजत करेगा। बोलो मेरे जाबाज शेर, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई? बांकेलाल जी, याद तो आनी ही थी। काम करवाने के बाद आप भूल सकते हो, लेकिन काम करने के बाद मैं कैसे भूल जाता? मैंने तो आपके लिए वो सब भी किया जो बात तय भी नहीं हुई थी, लेकिन मेरा पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला। पैसे की चिंता करते हो श्रवण ढोलिया, थोड़े थोड़े करके सभी मिल जाएंगे तुम्हें। अभी क्यों चिंता करते हो? अरे अभी तो तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं अपने हिसाब से। बांकेलाल जी, मैं काम के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले वो बात तो हो जाए जो तय हुई थी। आपने 1 महीने के लिए कहा था, और अब तो वो जमीन भी आपके नाम हो चुकी होगी, पैसा भी आपके पास आ चुका होगा। अरे क्यों अंधेरे में तीर मार रहे हो श्रवण ढोलिया? पैसा वैसा कुछ नहीं आया है, अभी मामला कुछ गड़बड़ है। लेकिन हाँ, मैं अपने पास से तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूं। देखिए बांकेलाल जी, मैंने आपका साथ इसलिए दिया था कि उस पैसे से मुझे अपनी बहन की जिंदगी आबाद करनी है। मुझे अपनी बहन की शादी करनी है। मेरा पैसा मुझे दे दीजिए। अरे तो बोलो ना कि तुम्हें अपनी बहन की शादी करनी है, खाना आबादी करनी है, तो तुम उसकी तैयारी करो। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करके तुम्हें भेज देता हूं। हाँ हाँ, देखिए बांकेलाल जी, अब देखना क्या, जो कह दिया तो कह दिया। आप शादी की तैयारियां कीजिए, मैं इंतजाम करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज। माँ, भूल जाइए उस बात को। मैंने गलती से एक बार उसका जिक्र आपके सामने जरूर कर दिया था, लेकिन अब मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन चंदन, उसमें ऐसी क्या कमी है जो तुम उससे इतनी नफरत करते हो? माँ, उस लड़की में कमी हो या ना हो, लेकिन फिलहाल वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मैं उस लड़की को जानता था, लेकिन उसके घर वालों को नहीं जानता था। लेकिन आज उसके घर वालों को जानने के बाद ये सोचा जा सकता है कि वो लड़की इस परिवार की बहू नहीं बनेगी। देखो बरखा, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इन बातों का इतना दुख होगा। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए किया है, तुम्हारी जिंदगी आबाद करने के लिए किया है। मेरी जिंदगी आबाद करना चाहते थे आप।
मेरी जिंदगी आबाद करने के नाम पर आपने अपने हाथों से मेरी खुशियों का गला घोट दिया। बरखा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारी खुशियों का गला घोटने से पहले मैं खुद का गला घोट लूंगा। मेरी जिंदगी आबाद करने के लिए आपने जो भी किया, पैसों के लालच में उसने मेरी खुशियों को निगल लिया। जिससे मैं इतना प्यार करती थी, जिसे मैं पसंद करती थी, आज वो मुझसे नफरत करता है भैया। हाँ, नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत। तुम्हारी इस नफरत की वजह से उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा सोचा है तुमने? अरे वो एक लड़की है जिसे तुम्हें लेकर न जाने कितने सपने सजाए होंगे। मेरे सारे सपने टूट गए। अब कोई सपना नहीं रहा जिसे मैं पूरा करने की राह देखूं, और सिर्फ आपकी वजह से। आज चंदन अगर मुझसे नफरत करता है तो सिर्फ आपकी वजह से भैया, सिर्फ आपकी वजह से। तुम उसे इसलिए नफरत करते हो कि वो किसी गलत इंसान की बहन है? तो मैं तुमसे पूछती हूँ चंदन, उसमें उस लड़की का क्या कसूर है? तुम जिस तरह से सुरभि के बारे में सोचते हो ना, उसी तरह उस लड़की के बारे में भी तो सोच के देखो। तब तुम्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं तुम वैभव की तरह तो नहीं बन रहे हो। नहीं माँ, ये अगर कोई छोटी मोटी बात होती ना तो मैं उसे माफ भी कर देता, लेकिन माँ ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखो बरखा, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती भैया। पैसों के लालच में आकर आपने एक बुजुर्ग महिला को मार डाला, और आप सोचते कि हमारी खुशियां सलामत रहेंगी? कभी नहीं रहेंगी। आखिर उसके घर वालों ने ऐसा क्या जुर्म किया है? मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि भूल जाइए उस लड़की को। वो लड़की इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती है। बरखा, दरवाजा खोलो। दर्द का रिश्ता होता है। देखो बरखा, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मेरे गुनाह की सजा मैं तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी प्यारी बहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर पाए या ना कर पाए, लेकिन मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। और मेरे मरने के बाद आपको जरूर एहसास हो जाएगा कि आपकी क्या गलती थी। बरखा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बरखा, 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 दरवाजा खोलो बरखा। बरखा, दरवाजा खोलो। बरखा, बरखा, दरवाजा खोलो, नहीं मैं तोड़ दूंगा इसे। बरखा, तुम्हें मेरी कसम है, दरवाजा खोलो। बरखा, बरखा, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। देखो, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। बरखा, दरवाजा खोलो। अगर हमने पूरी तरह से छूट भी दे दी तो भी ये कहा नहीं जा सकता कि वैभव वापस आ जाएगा। उसके बाद वैभव पूरी तरह से कालरा की मुट्ठी में होगा। तुमने वैभव को क्यों फोन किया है? मैंने वैभव को इसलिए फोन किया है क्योंकि वो मेरे पति है। तुम कौन होती हो पति पत्नी के बीच में बोलने वाली? ये टिड्डी जैसी दिखने वाली लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है तुम्हारे साथ ऐसी बात कर रही थी?